नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले बेल आइकॉन दबा दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। तत्पश्चात वीडियो को शेयर भी करना है आपको और हमें कुछ आर्थिक सहायता भी देनी है आपको, बस इतना। और आप ध्यान रखें। बात करते हैं कपिल सिब्बल की। कपिल सिब्बल का मुझे नहीं लगता इतना बुरा हाल कभी भी हुआ होगा। जैसा दिख रहा है उनको सभी लोग भिगो भिगो कर धो रहे हैं और उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उनकी नहीं सुन रहे हैं। जबकि बाहर कॉरिडोर में ये चर्चा रहती है कि भाई कपिल सिब्बल जी का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर बड़ा प्रभाव है, उनको ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कहीं नहीं ध्यान से सुन रहे क्योंकि वो बात ही ऐसी कर रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। अब 370 पर जो हियरिंग हो रही थी कल और आज अभी भी चल रही है, तो अभी तक जो कल और आज में जो हुआ है उसमें ये हुआ कि कल जब आरंभ हुआ, पूरा का पूरा प्रोसीडिंग जब आरंभ हुई कल, तो क्वेरी की थी एक ऑनरेबल कोर्ट ने, और वो क्वेरी ये की थी कि आप हमें ये रोड मैप बताएं कि ये स्टेट हुड जो है इसकी, जो स्टेट का दर्जा इसको दिया था, उसके बारे में आपका क्या विचार है। संदर्भ ये था कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो 5 अगस्त को साथ में लाया गया था 370 को निष्प्रभावी करने के साथ में, उसको जो चैलेंज किया गया था उसके बारे में यह प्ली ली थी केंद्र सरकार ने कि भाई स्टेट को भी यूटी बनाया जा सकता है। उन्होंने उसके उदाहरण दिए थे कि किस प्रकार से चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया जो कि पहले पंजाब राज्य का हिस्सा थी, किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे यूटीज़ बनाए गए जो पहले एकीकृत आसाम राज्य का भाग थे, तो इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इनको नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर को बनाया गया यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, लद्दाख को बनाया गया यूटी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। तब ये पूछा गया कि भाई आपका आखिरकार इरादा क्या है। तो पार्लियामेंट में जो कमिटमेंट दिया था अमित शाह जी ने, उसको भी वहाँ पर प्रस्तुत किया गया कि अमित शाह जी ने कहा है कि इसको पूरा स्टेट बनाया जाए। और फिर कल आरंभ जब हुआ तब उन्होंने पूरे स्टेप्स बताने आरंभ किए कि किस प्रकार से इसको स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा, क्योंकि पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। तो जब पहले की स्थिति और आज की स्थिति में जब भेद बताने लगे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, तो कपिल सिब्बल जी उठ के खड़े हो गए कि भाई इसमें जो कुछ भी बताया जा रहा है कि कश्मीर में स्थितियां जो हैं वो बहुत अधिक सुधर गई हैं, तो ये जो है ये कोर्ट को प्रेजुडिस करने के लिए बताया जा रहा है और ये पब्लिक स्पेस में इस तरह की बात जाए ये इसलिए कहा जा रहा है, तो इसके हम भी इसके ऊपर जो है फैक्ट्स लाएंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसमें इंटरवीन किया कि भाई हम पहले ही कह चुके हैं, हमारी एक क्वेरी थी, हमने पूछा था इनसे, तो उसके उत्तर में ये बता रहे हैं। तो ये जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है इसके ऊपर तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं। ये तो हमारी क्वेरी का जवाब दे रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो फैक्ट्स बता रहे हैं, ये पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जजेस के माइंड भी इन्फ्लुएंस होते हैं इन चीज़ों से, इनको क्यों बताया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फिर यही बात कही, दोहराई कि भाई ऐसी बात आप क्यों कह रहे हैं, पहले ही आपको क्लियर कर चुके हैं। लेकिन साहब कपिल सिब्बल साहब अड़े रहे। तो फिर थोड़ा तलखी से, जैसा कि मुझे लगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनको ये कहा है भाई आपको कह चुके हैं कि ऐसा नहीं है, तो फिर क्यों आप इस चीज़ को कर रहे हैं। और सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि भाई हम तो कोर्ट की क्वेरी का जवाब दे रहे हैं और कोर्ट की क्वेरी का जवाब देने के लिए ये बताना हमें आवश्यक है कि हमें इतना समय क्यों लगा। हमें इतना समय इसलिए लगा कि पहले स्टोन पेल्टिंग होती थी, पहले यहाँ पर हड़ताल और बंद लगातार होते थे, 1700 हुए थे 2018 में, आज की डेट में एक भी नहीं है। किस प्रकार से स्टोन पेल्टिंग के 50-60 हज़ार केस थे, अब बिल्कुल शून्य के बराबर हैं। तो ये सब तो बताना आवश्यक है ना कि क्यों समय लग रहा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कपिल सिब्बल को चुप करा दिया जी। बड़े बेआबरू होकर कपिल सिब्बल चुप हुए।
और उसके बाद जो बताया गया वो पूरा बताया गया कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको आगे लेगा, किस प्रकार से जो वोटर लिस्ट है वो पूरी हो चुकी है। इलेक्शन सबसे पहले होंगे पंचायतों के, उसके बाद होंगे नगर निकायों के, और उसके बाद होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, और उसके बाद फिर उसको पूर्ण स्टेट दर्जा देने की बात होगी। आपको ध्यान है ना कि एक बार बीच में ऐसा चला था कि साहब को इसको पूर्ण स्टेट बना दिया जाए, और कई लोग जाकर मिले थे, महबूबा मुफ्ती को भी तैयार किया गया था, उनको भी कंसेशन दिए गए थे, उनका गुपकार का जो सरकारी बंगला था उनको वापस दे दिया गया था, उसमें वो रह रही थी, वैसे तो रह उसी में रही थी, नज़रबंद थी, वो सारे कंसेशन उनको दे के इनको बुलाया गया था, और फिर वो सारा का सारा जो कार्यक्रम था वो आपके ही जयपुर डायलॉग्स ने उसके विरोध में एक, आप कहिए कि एक नैरेटिव चला के उसको फुस किया था। तो आप ये देख सकते हैं कि वो कितना एक अच्छा काम हमारे हाथों से हो गया, ईश्वर कृपा, कि अब जो स्टेटहुड है वो थोड़ा और आगे खिसक गई है। अभी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो चुनाव होंगे यूटी में, उसमें भी जो पुलिस की, रेवेन्यू की, और जो मेजर पावर्स हैं, जुडिशल पावर, आपकी प्रोसिक्यूशन की, ये सब पावर एलजी के पास ही रहेंगी, और ये जम्मू कश्मीर को देखते हुए मेरे विचार में अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को अभी और भागों में बांटा जाए और जम्मू अलग प्रोविंस बनाई जाए, लेकिन वो बात करेंगे फिर कभी। अभी तो 370 की बात हो रही है। उसके बाद फिर जो आगे की जो बात हुई उसमें फिर आ गए हरीश साल्वे जी और अटर्नी जनरल। और अटर्नी जनरल ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भाई देखिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म में, जो कुछ भी होता है वो पॉसिबिलिटी के बेसिस पे होता है। इसलिए ये जो कह रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी कि 370 का जो क्लॉज 3 है उसका प्रोवाइजो हट जाने से अब इम्पॉसिबिलिटी हो गई कि इसको एब्रोगेट नहीं किया जा सकता, ये ऐसे नहीं माना जा सकता है। अब इस पर कपिल सिब्बल कुछ बोल नहीं पाए। बाद में आ गए हरीश साल्वे, तो बीच में हरीश साल्वे के भी कपिल सिब्बल ने एक दो बार बोलने का प्रयास किया, उनको चुप करा दिया गया बड़े बेआबरू होकर। कई बार आज कपिल सिब्बल कोर्ट से निकले हैं, और हरीश साल्वे ने जो पॉइंट लिया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हरीश साल्वे ने भी वही 370 वाला लिया कि भाई 370 में जो ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो इट शैल बी नेसेसरी, प्रोवाइजो जो है कि जो क्लॉज 3 है, वो क्लॉज 3 क्या कहता है, एक बार फिर से आपको याद दिला दें। क्लॉज ये 3 कहता है कि प्रेसिडेंट कैन एब्रोगेट आर्टिकल 370। फिर उसमें प्रोवाइजो है कि प्रोवाइडेड इट शैल बी नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू ऑब्टेन द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये जो रिकमेंडेशन का पार्ट है, उस रिकमेंडेशन को बहुत सारे केस लॉज से संपुष्ट करते हुए हरीश साल्वे ने यह सिद्ध किया कि भाई यदि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस समय थी, यदि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई रिकमेंडेशन करे तो भी वह बाध्यकारी नहीं है। यानी कि मान लीजिए रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ने मांगा, उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रही थी और प्रेसिडेंट ने ये तय किया कि हम इसको एब्रोगेट कर देते हैं, उनका रिकमेंडेशन मांगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये रिकमेंड करती है कि भाई इसको एब्रोगेट नहीं किया जाए, तो भी प्रेसिडेंट एब्रोगेट कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये लिया, और उसके काफ़ी प्रश्न पूछे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, लेकिन वो बड़ी सफलतापूर्वक, आप जानते हैं हरीश साल्वे तो कोई मुकाबला ही नहीं है, तो हरीश साल्वे स्वयं इंटरवीनर के रूप में वहाँ बोल रहे थे और उन्होंने ये पॉइंट रखा। और बाद में फिर राकेश द्विवेदी ने आरंभ किया, जो आज उन्होंने कंक्लूड किया है थोड़ी देर पहले। तो राकेश द्विवेदी ने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट की कहे कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट पावर होती हैं। अच्छा हाँ, हरीश साल्वे ने भी बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई इसको आपको 3 तरह से देखना पड़ेगा, टेक्सचुअल, कॉन्टेक्सचुअल और हिस्टोरिकल।
एक दृष्टि से देखकर आप इसे नहीं चल सकते, क्योंकि 370 का जो मामला था वो पूरी तरह से पॉलिटिकल था, इसका कॉन्टेक्स्ट जो था वो पॉलिटिकल था, इसलिए वो कॉन्टेक्स्ट आप मिस नहीं कर सकते, और हिस्टोरिकल रीजंस तो हैं ही। राकेश द्विवेदी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पार्लियामेंट के पास है, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पावर नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की एक्सरसाइज पार्लियामेंट करे या पार्लियामेंट उसको प्रेसिडेंट के माध्यम से डेलीगेट करवा के करे, दोनों प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की एक्सरसाइज की जा सकती है। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि ये हमारे जो भी 370 को निष्प्रभावी करने के पक्ष में जो भी वकील खड़े हुए हैं वो पूरी तरह से कपिल सिब्बल एंड कंपनी को धो रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं वो इस धुलाई में पूरी तरह से योगदान कर रहे हैं। मुझे तो अभी तक एक भी ऐसी टिप्पणी नहीं लगी जिसमें ऐसा लगे कि हमारे जो जजेस हैं किसी भी प्रकार से इस एक गहन राष्ट्रवादी स्टेप के विरोध में हों। इसके विरोध में कोई है अगर तो कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, क्योंकि उनका काम है टुकड़े टुकड़े करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।